नौकाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी हर एक जनपद में तैनात किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि सभी लोग मिलकर के वर्तमान में इस आपदा के समय में हर एक व्यक्ति को राहत प्रदान करने के शासन की मंशा के अनुरूप अपना योगदान देकर के इस आपदा से प्रत्येक नागरिक को बचाव करने का प्रयास करेंगे। बाढ़ बचाव के लिए हम लोगों ने पहले ही जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो कार्य योजना बनाई थी, बहराइच की वे सभी 5 परियोजनाएं लगभग पूर्णता की ओर हैं। उससे मैं भी उन सभी कार्यों का अवलोकन करते हुए आ रहा हूं और मैं इस बारे में कह सकता हूं कि जिन कार्यों के कारण जिन परिस्थितियों में यहाँ पर बाढ़ आती थी, समय से किए गए उपाय के कारण बाढ़ की विभीषिका से एक बड़ी आबादी को बचाने में उससे मदद मिली है। ये निश्चित ही समय से निर्णय लेने, समय पर किए गए कार्यों का परिणाम है और आगामी समय में हम लोग इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जिन्होंने बाढ़ राहत किट वितरित की है बहराइच में, और उन्होंने कहा है कि हर मदद की जाएगी और हर तरीके से हर संभव मदद जो है उसका आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के लोगों को दिया है। और फिलहाल आपको बता दें कि राहत किट जो है वो वितरित की गई है शिविर लगाकर। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा है कि वो उनके साथ हैं और हर संभव मदद की जाएगी। अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो लोग हैं उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुना जाए और जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाए। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जिन्होंने बहराइच में राहत किट वितरित की है और साथ ही साथ वहां के लोगों को आश्वस्त भी किया है कि उनको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चर्चा करेंगे जय मेंस में महाघोटाला की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 19 मार्च का दिन मुझे भूल नहीं सकता। डिपार्टमेंटल ऑर्डर आया था कि अभी आप स्कूल बंद कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जब लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस ईज हुई तो मेरे स्टाफ ने बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो जब हमने 12वीं क्लास के बच्चों की देखी अटेंडेंस ऑनलाइन क्लासेस पे, तो हमें पता चला कि एक बच्ची लक्ष्मी बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है। पहले तो मतलब जब पापा थे तब तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि सारा काम मेरे पापा करते थे। लेकिन जब पापा की डेथ हुई फिर मम्मा ने हम दोनों को संभाला है। मेरी मम्मा की ना तबीयत ख़राब हो गई थी जब क्या बोलते कोरोना जब ये स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद। तो मैंने सोचा कि अब मेरे को जॉब करनी चाहिए। फिर एकदम से मैम का कॉल आया और वो मुझे बोलने लगी कि मैम मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी इस हालात में, क्योंकि मुझे सुबह से शाम तक तो नौकरी करनी पड़ती है और फिर घर आ जाती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। फिर हमने डिसाइड करा कि रात को हम लोग उसको वर्कशीट्स भेजा करेंगे। हम उसको दिन में व्हाट्सएप कर देते थे, मगर वो शाम को उसको जब फ़ोन मिलता था तो वो वर्कशीट्स देखती थी और फिर सुबह ऑफिस जाती थी। जब वो 9 बजे तो स्कूल से होकर निकलती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जिस टीचर से उसको डाउट होता था उससे वो पूछ लेती थी। लक्ष्मी दिन में नहीं पढ़ सकती तो टीचर शाम को भी उसके साथ जूम क्लास ले लेती है उसके कन्वीनियंट टाइम पर। मैं ज़रूर चाहूँगी कि पूरा समाज ये समझे कि टीचर्स वाकई बहुत मेहनत कर रही हैं इन बच्चों को ऊपर लाने के लिए, और इन बच्चों की अगर ज़िंदगी अच्छी हो जाती है तो ये दैट इज मोर देन एप्रिसिएशन फॉर अस। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं जेईई मेंस में महाघोटाला, जहां एक तरफ निष्पक्ष परीक्षाएं करने की बात कही जाती है और रोजगार देने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ जेईई मेंस में महाघोटाला हुआ है, जिसमें उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया जो जी जान से मेहनत करते हैं, जो नौकरी पाने के लिए दिनों रात पढ़ाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनसे 12-15 लाख रुपए लेकर उनकी रैंकिंग को बढ़ाने का एक गिरोह जो काम कर रहा था, सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। चर्चा में इसी पर कर रहे हैं, हमारे साथ लखनऊ से अजीम जुड़े हुए हैं जो कि छात्र हैं। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से अजीम यहाँ पर जेईई मेंस में एक महाघोटाला हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं और ऐसा है भी कि जो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं नौकरी पाने के लिए, और उसके बाद इस तरीके की चीजें होती हैं कि पैसे देकर हाई रैंकिंग उनको दिला दी जाती है, फिर उनको नौकरी मिल जाती है। आपको क्या कहना है इसको लेकर? जी, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है या हमारे साथ खिलवाड़ है। अगर 12-15 लाख रुपए देकर कोई हमारी मेहनत खरीदे ले रहा है तो ये देश के लिए बहुत बुरी बात है। मतलब लोगों को सोचना चाहिए कि जो लोग 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करते हैं, जो अपना छोटा शहर छोटा गांव छोड़कर बड़े शहर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनकी मेहनत आप 10-12 लाख में बेचे दे रहे हैं। और कुछ छात्र हैं जो वो मेहनत 10-12 लाख में खरीदे ले रहे हैं। उसके बाद हमारे देश को जब बेकार इंजीनियर मिलते हैं तो लोग एजुकेशन सिस्टम को दोष देते हैं, जबकि लोगों को पहले सोचना चाहिए कि ये जो पेपर लीक होते हैं इनको सरकारों को बंद कराना चाहिए। आखिर इसमें स्टूडेंट करे तो करे क्या? अपना सर तो पीट नहीं सकता स्टूडेंट के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो 12 लाख में जो मेहनत खरीदी जा रही, कम से कम ये मेहनत ना खरीदी जाए। ये मेहनत खरीदी जाएगी तो हमारा जो देश है ये पीछे ही जाएगा, आगे जाने वाला नहीं है। बिल्कुल अजीम, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये जो 12-15 लाख रुपए में मेहनत खरीदी जा रही है और उसके बाद जब इंजीनियर्स खराब होते हैं तो हम कहते हैं कि अरे एजुकेशन सिस्टम खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं नींव खोखली होती है, उसके बाद चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो जाती हैं। शायद यही वजह है और सीबीआई ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है कि जिस तरीके से छापेमारी की है और एक बड़ा गिरोह जो है वो उसका पर्दाफाश किया है। हमारे साथ शिव गोपाल जी जुड़े हुए हैं जो कि जेईई शिक्षक है। शिव गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी इसको लेकर आपको क्या कहना है? जेईई मेंस में जहाँ लोग पढ़ाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशंस लेते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे भी ये एग्जाम क्लियर हो जाए, और ऐसे में दूसरी तरफ ये तस्वीर आना कि 12 से 15 लाख रुपए लेने के बाद ऐसे बच्चों की रैंकिंग जो है वो हाई कर दी जाती है और उसके बाद उनको नौकरी मिल जाती है और उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है जो वाकई मेहनत करते हैं। उन बच्चों के साथ मैम धोखा है जो एक्चुअल में मेहनत करते हैं, जो एक्चुअल में उसके हकदार हैं। ये तो ऐसी बात हो गई कि बस आप बैठे रहिए, पैसा कमाइए और पैसा दे करके आप किसी भी सीट को ले लीजिए। वही बात होगी। एक्चुअल मेहनत करने वाला बच्चा वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। वो 10 घंटे मेहनत करे, 12 घंटे मेहनत करे, और अगर सरकार से इसमें पूछा भी जाएगा कि सीबीआई इंक्वायरी हो रही है तो सीबीआई इंक्वायरी कहां तक होगी सर? इसमें एक्चुअली जो गिरोह होगा वो पकड़ा जाएगा। गिरोह तो पकड़ लिया गया पर पेपर तो कहीं सिस्टम से लीक हुआ है, वो सिस्टम का फेल्योर है। उस गिरोह का फेल्योर मैं यहाँ पर नहीं मान सकता, ये सिस्टम का फेल्योर है। अगर सिस्टम अगर चाहे तो पेपर कैसे लीक हो सकता है? वो सिस्टम को वो पैसे, जैसे अगर एक बच्चे से 15 लाख ले रहे हैं, 12 लाख ले रहे हैं, तो वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के कहीं ना कहीं वो सिस्टम में बैठे हुए अधिकारियों के पास भी जा रहा है। वो सिर्फ गिरोह के पास पैसा नहीं रह जा रहा। जितने अगर गुनाह है उस गिरोह का है, उससे कहीं ज्यादा गुनाह है उन अधिकारियों का है जो अधिकारी उस पेपर को लीक करवाने में उस गिरोह की सहायता करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक एग्जाम की बात नहीं है मैम कि आए जेईई का पेपर लीक हुआ है। अब छोटा से छोटा एक चपरासी का पेपर भी होता है जिसमें जॉब की बात होती है, उसका भी पेपर लीक होता है। चपरासी का पेपर यूपीएससी है जो कि पेपर सही से करवाती है। बाकी आप कोई भी संस्था को ले लीजिए, सब में पेपर लीक होता है। अभी तक ये होता था मैम कि एक्चुअली ये क्या कहते हैं हार्ड कॉपी जाती है, इस कारण से पेपर लीक हो जाता है। अब तो ऑनलाइन पेपर होने लगे तो पेपर कैसे लीक होने लगा? तो यहाँ पर सिर्फ गिरोह को दोष नहीं दिया जा सकता, गिरोह से ज्यादा दोषी कहीं सिस्टम है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं चीज़ों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। हमारे साथ पीएस परिहार जी भी जुड़े हुए जो कि जेईई शिक्षक है। पीएस परिहार जी, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जेईई मेंस का पेपर कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितनी मेहनत लगती है, और जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं कि 15 लाख 16 लाख रुपए में लोगों की रैंकिंग बढ़ा दी जा रही है, उसका पैसा लिया जाता है, फिर उनको नौकरी मिल जाती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल मैम, देखिए इसमें जो ये घटना घटित हुई है ये अपने आप में बहुत बड़ा अप्रत्याशित है। एक हिस्टोरिकल, अब इसको कहा नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक आईआईटी की उम्मीद करने वाले, देश की जो सर्वोच्च उच्चतम संस्था है एजुकेशनल, उसमें एंट्रेंस पाने के लिए अधिकतर हमारे स्टूडेंट, हम सारे टीचर्स इस उद्देश्य से जुटे रहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का घोटाला नहीं हो सकता, इसमें पेपर लीक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो ये अप्रत्याशित घटना घटित हुई है, ये हमारे देश के ना जाने कितने टैलेंट, जो क्रीम टैलेंट इंडिया की होती है, या चाहे स्टूडेंट ले लें, उनके गार्जियन को ले लें, या संबंधित टीचर्स को ले लें, उनके लिए डिप्रेशन करने के, इससे बड़ा डिप्रेशन नहीं हो सकता है। इसमें जो सिस्टम की इतनी बड़ी नाकामी है कि ठीक है, शासन की हम बहुत बड़ी तारीफ करते हैं, सरकार की बहुत बड़ी तारीफ करके उन्होंने कोई एक्शन लिया है, लेकिन आप सोचिए इन टैलेंटेड स्टूडेंट के मन में देश के प्रति, शिक्षा के प्रति और एक व्यवस्था के प्रति जो एक क्वेश्चन मार्क का धब्बा उनके माइंड में लगा है, इसको दूर करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल पीएस परिहार, जिसमें कोई शक नहीं कि अविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं अब बच्चों के मन में घर कर गया होगा, और कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है ये लोगों के, बच्चों के अंदर भी, कि हम पैसे देकर शायद चीजों को ठीक कर लेंगे। पीएस परिहार जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक अविश्वास जो है वो अब बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ऐसी खबरें देखकर हो जाता है, और ये एक गलत संदेश भी है कि लोगों को लगेगा कि हम पैसे दे देंगे अगर वो कैपेबल है तो। हम लोग किन बच्चों को रात दिन कराते थे कि आपका त्याग, तपस्या और बलिदान, डिसिप्लिन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस, ये तो सब ठाप होता नजर आ रहा है। बच्चों के प्रति कंसंट्रेशन, पढ़ाई के प्रति कैसे बनेगा? उनका विश्वास टूट चुका है। उनके मन में तो यही विचार आएगा, जो गीत है वो प्रसिद्ध है, जो इंसान है वो परेशान है, जिनको पेपर मिल गया पैसे के बदौलत, हर टैलेंट को पैसे से मेजर कर रहे हैं। इससे देश की प्रोग्रेस नहीं, हमारी एक जिसमें गोपनीयता थी वो ओपन हो चुकी है। हमारी नई पीढ़ी के लिए इससे बड़ा कुठाराघात कुछ नहीं हो सकता है। शासन से मेरा निवेदन है इसमें त्वरित इतना एक्शन, सख्त एक्शन लिया जाए कि जो अधिकारी इनमें इन्वॉल्व है उनको तुरंत बर्खास्त किया जा सके, ताकि आने वाली जनरेशन में इन स्टूडेंट में किसी प्रकार का डिप्रेशन ना हो और उनके मन में विश्वास हो, यदि गड़बड़ हुआ तो उसको सुधार किया जा सकता है। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी यहाँ पर जानकारी हम लेंगे। और लगातार हम जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं जेईई मेंस में जो वहाँ घोटाला हुआ है, वो कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो वाकई बहुत मेहनत करते हैं इन परीक्षाओं को पास करने के लिए, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे देकर अपनी रैंकिंग को बढ़वाते हैं, उसके बाद उनको आसानी से नौकरी मिल जाती है। चर्चा इसी पर फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। कोरोना कालखंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ओडीओपी योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका।
पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नियत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे ने काम अनेक। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेईई मेंस में घोटाले की हम लगातार बात कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बहराइच ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको बहराइच से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। और राहत सामग्री वितरित की जा रही है, राहत राशि वितरित की जा रही है और हर संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। साथ ही साथ अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित किया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहत सामग्री किट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में वितरित कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, और अब ये राहत सामग्री किट जो है ये भी उन लोगों को वितरित की जा रही है जो कि इस बाढ़ से इफेक्ट हुए हैं। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां के लिए नोडल अफसर भी नियुक्त किए गए हैं। अधिकारियों को सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर समस्या का समाधान अधिकारियों को करना होगा। बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस वक्त बहराइच में है, जहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, और अब आपको बता दें कि यहां पर राहत सामग्री किट वितरित कर रहे हैं उन लोगों को जो इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में थे और काफ़ी इफेक्ट हुए हैं बाढ़ की वजह से। और आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए नोडल अफसर को भी नियुक्त किया गया है। अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की सीएम योगी ने, और साथ ही साथ वहां की जनता को आश्वस्त किया है कि किसी तरीके की कोई समस्या उन्हें नहीं होगी। बहराइच पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बाढ़ ग्रसित इलाकों का निरीक्षण किया सीएम योगी ने, और राहत किट जो है वो भी वितरित की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बाढ़ के लिए नोडल अफसर नियुक्त किए गए। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां के लिए नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। और बहराइच से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही साथ वहां पर राहत सामग्री किट भी जो है वो गरीबों को वितरित की। साथ ही साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम लगातार बात कर रहे हैं जेईई मेंस में महाघोटाले की,
जिस तरीके से उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जो जी जान से मेहनत करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, और दूसरी तरफ जहां पर पैसे देकर लोग अपनी रैंकिंग बढ़वाते हैं, उसके बाद उनको नौकरी जो है वो आसानी से मिल जाती। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ शिव गोपाल जी जुड़े हुए हैं, जो कि जेईई शिक्षक हैं। कमल कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। PS परिहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, मैं आपसे जानना चाहूंगी और क्या कुछ अपडेट है अभी तक, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्योंकि बहुत से ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी की गई है और की जाने वाली भी है। जी, आवाज आ रही है मेरी? कमल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 आ रही है। जिस तरीके से 1 सितंबर को सीबीआई के पास शिकायत मिली थी, लगातार जो है इस पे कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम ने जो है लगातार छापेमारी करी। बता दें जो दिल्ली से जो है 20 संस्थानों पे, जो 20 राज्यों में जो है जगह पर जो है छापेमारी करी गई, जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है सीबीआई के हाथ लगे हैं। जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे और हमने हमारे शिक्षकों ने भी बताया है कि ये जो कसूर है वो सिस्टम का, जी मैं बता दूं, कसूर सिस्टम का भी है। और जो ये पूरा गिरोह था जो इस मामले को अंजाम दे रहा था, जो एक छात्रा से 12 से 15 लाख रुपए ले रहा था, इस पे जो है सीबीआई की पूरी नजर बनी हुई है। बता दें इसमें शिक्षक भी दोषी है और वो जो सिस्टम है वो भी दोषी है, और दोषी उतने वो बच्चे भी हैं जो रिश्वत दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीबीआई की रेड हुई है और अलग अलग संस्थानों पर रेड हुई है, तो सीबीआई ने अभी इसे ठंडे बस्ते में नहीं डाला, इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और नेटवर्क कितना बड़ा है और कौन कौन इस पूरी जो है गिरोह में शामिल है, इसके खिलाफ जो है तुरंत जो है कार्रवाई करी जा रही है और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये इतना बड़ा मामला सामने आया, देखिए जो बच्चे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे डेड ऑनेस्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं और लगातार जो पढ़ाई करके जो इस मुकाम पे पहुंचते हैं और उन्हें पता लगता है कि जो हमारा पेपर है, जो आने वाला पेपर है, एग्जाम है, वो 12 से 15 लाख में बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो है मनोबल टूट जाता है। और बात करें देश की उन्नति की, तो देश की उन्नति के लिए भी सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जो काबिलियत बच्चे हैं उनका तो सिलेक्शन ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो 12 से 15 लाख रुपए दे रहे हैं, जो किसी लायक नहीं है वो तो पैसों के बल पर जो है एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों के अंदर भी असमंजस है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने इसकी कमान संभाली है, तो लगातार जो है कार्रवाई की गई है, 20 जगहों पर जो है छापेमारी करी गई है, अपने आप में बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई अभी रुकी नहीं, लगातार जारी है ये चीज। जी बिल्कुल कमल, यहाँ पर आपने ये बात बिल्कुल सही कही, और जिस तरीके से हम लगातार इस पर बात भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ उनके अंदर एक अविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं पैदा होगा, और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगेगा कि हम भी पैसे देकर अपनी रैंकिंग बढ़वा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हमारी नींव जो है वो खोखली हो सकती है, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य है। और आज जिस तरीके से वो इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीरें आती है तो ये काफ़ी शर्मनाक होता है। शिव गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी जेईई मेंस को एग्जाम को लेकर कि ये किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं और इनका क्या प्रोसेस होता है, कितनी मेहनत बच्चों को लगती है इसको क्लियर करने के लिए? एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे इसमें 12-12 घंटे 16-16 घंटे मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं जी, और उसके साथ साथ सिर्फ बच्चे ही नहीं लगे होते, उनके माता पिता का सहयोग पीछे से लगा होता है, टीचर का सहयोग लगा होता है। तो इसमें एक लोग का सपना नहीं टूटता है, इसमें टीचर का सपना टूटता है। वो बच्चे को देखता है, परखता है, जानता है कि ये बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। अगर उस बच्चे का 0.5 मार्क्स से अगर रुक जाता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि 0.5 मार्क्स से रुक गया, तो उसे टीचर को ये नहीं पता कि 0.5 मार्क्स उसके 15 लाख में खरीदे गए हैं, ना उस बच्चे को पता, ना उस माता पिता को पता। तो वहां से उस बच्चे का मनोबल टूटता है और फिर वो बच्चा गलत कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने पढ़ा होगा या न्यूज़पेपर में देखा होगा, ये चीजें आती हैं कि ये इसमें इतने का रुक जाने के कारण वो बच्चा ऐसा कदम उठा लिया, ऐसा कदम उठा लिया। तो वो बच्चे इस कारण से कदम उठा लेते हैं कि उनका मार्क्स खरीदा गया है 15 लाख 16 लाख दे करके। तो ये सिस्टम का फेल्योर है। ये सिस्टम अगर जब तक सुधारेंगे नहीं, कहते हैं कि हमने एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया है, पर एजुकेशन सिस्टम में जो बैठे हुए भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको तो आपने नहीं बदला है ना। सिस्टम कैसे बदल देंगे? जब तक भ्रष्ट कर्मचारी नहीं बदले जाएंगे तो सिस्टम को आप बदल नहीं सकते हैं। आप कागजों में नहीं सिस्टम को बदल सकते हैं। सिस्टम जब तक धरातल में नहीं आप बदलेंगे तब तक सिस्टम बदला हुआ नहीं समझ में आएगा। जी PS परिहार जी, मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी, आप ऑनलाइन एग्जाम के लेकर कुछ बात कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम्स अब होने लगे, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन एग्जाम्स बेहतर होते हैं या ऑफलाइन एग्जाम्स? ऑफलाइन में तरह तरह की प्रॉब्लम हुआ करती थी जी, और उसमें पेपर लीकेज को लेकर के, पेपर की सुरक्षा के लिए लेकर के बड़ा स्टडी में रखते थे, लेकिन कभी कभी लीकेज हो जाते थे जी, उसको देखते हुए जो ऑनलाइन का सिस्टम किया गया, इसमें समय की बचत होती है,
स्टूडेंट को अपने एक्सपेक्टेशन तुरंत जो उसका रिजल्ट शीट होती है उसकी पूरी क्लियर होती है, उसके सामने आ जाती है कुछ दिन के बाद। तो ऑनलाइन सिस्टम को ऑफलाइन से कहीं ज्यादा बेटर माना गया था, किंतु ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता था जितना ऑनलाइन में हो रहा है। ऑनलाइन में जितनी सुविधा की ज्यादा हम लोग समझते थे, सारी टीचर से लेकर स्टूडेंट से लेकर टोटल हमारा एजुकेशनल फील्ड था ये श्योर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन में इसको कंडक्ट कराने में इस तरह की घटनाएं करने में ज्यादा ईजी है। उसको हाइड कर लेते हैं, है ना, वेबसाइट को हाइड कर लेते हैं और इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको क्लू दे देते हैं, लिंक दे देते हैं, तो विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। अतः देखा जाता है कड़ाई नहीं हुई तो इसके लिए साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, उस साइड इफेक्ट का जिक्र जैसे कि अभी शिव गोपाल जी भी कर रहे थे कि 0.5 से भी बच्चे रुक जाते हैं और उसके बाद वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं या किसी की कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जो परिणाम है वो भविष्य के बच्चों को तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की जिंदगियों के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। जो बच्चे जी जान से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 12-12, 13-13 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि शिव गोपाल जी भी बता रहे थे कि इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है अगर जेईई मेंस क्लियर करना है तो। जेईई मैम बताऊं मैम, जेईई मेन और एडवांस को लेकर जब उद्देश्य हम लोग चलते हैं तो मैं ये बता सकता हूँ उन बच्चों को अच्छी मेरिट लाने के लिए, दिन रात अच्छा करने के लिए केवल सिलेक्शन ही नहीं, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले, बहुत अच्छी ब्रांच मिले, इसके लिए उन स्टूडेंट के साथ हम लोग पूरी नाइट क्लास रखते हैं। नाइट 9 PM से मॉर्निंग 6 AM तक विदाउट एनी ब्रेक क्लास रखते हैं, क्योंकि इसको सबसे सेंसिटिव और सबसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम माना जाता है। स्टूडेंट इसलिए जुटा रहता है या जिसको एग्जाम क्वालिफाई किया तो इंटरनेशनल लेवल पर आ जाते हैं। किंतु ये जो घटना घटित हुई इससे बच्चों के अंदर, हमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं टीचर होकर के शौक हूँ, तो उन बच्चों में जो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा और ब्रेसन पावर बहुत कम होती है, उनके दिल में क्या गुजर रहा है उनको तो एजुकेशनल फील्ड से विश्वास उठ जाएगा, हार्ड वर्क करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। वो ये देखने लगेंगे कि सोर्स इज द फोर्स एंड मनी इज द पावर, और ये दो चीजें आ जाएंगी तो समाज को बर्बाद करके रख देंगी। देश की हमारा प्रशासन शासन देश की उन्नति की बात करता है, देश की उन्नति एजुकेशन पे डिपेंड करती है, एजुकेशन हाई टैलेंट स्कॉलर पे डिपेंड करता है, और जितना स्टूडेंट टैलेंटेड होता है उतना ही इमोशनल होता है। ठीक है, यदि वो किसी तरह की मिस हैपनिंग उनको फेस करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। अतः मैं उम्मीद करता हूँ कि शासन को इसमें बहुत कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल पीएस परिहार जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ऐसा ही होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और जिस तरीके से 0.5 मार्क्स या फिर आपने जैसे बताया कि आप ओवरनाइट्स पढ़ाते हैं, एक शिक्षक हैं आप, तो आपने बताया कि आप ओवरनाइट्स पढ़ाते हैं, लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं दिल तो दुखता ही है। कमल हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कमल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एफिनिटी के अलावा क्या किसी और संस्था का भी नाम सामने आ रहा है? क्या और संस्थाएं इसमें शामिल हो सकती हैं? ऐसी कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या कमल? सीबीआई ने जो रेड की है, जो भी कार्रवाई की है, अभी जो भी नाम है वो सब गुप्त रखे गए हैं। वो नाम अभी इसी वजह से गुप्त गए होंगे जहाँ तक हमारा मानना है, क्योंकि जो रेड के बाद अगर नाम खुल जाते तो वो लोग सतर्क हो जाते, तो कहीं ना कहीं इससे जो अभी गोपनीय रखा गया है, क्योंकि आगे भी और भी कार्रवाई होनी है, अगर वो नाम सामने आ जाते तो कहीं ना कहीं लोग सतर्क हो जाएंगे, वो लोग जो है आड़े हाथे नहीं आएंगे। तो इसलिए अभी जो है इन लोगों का जो नाम है गोपनीय रखा गया है और कार्रवाई आगे की जा रही है, जिससे कि जो भी गिरोह है और जो भी सिस्टम है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, उन्हें जो है गिरफ्तार किया जा सके। जी शिव गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसों के अभाव में चीज़ें नहीं कर पाते हैं और बहुत मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर ऐसे फर्जीवाड़े यहाँ पर जैसे 15-15 लाख रुपए में कहीं ना कहीं आपने जैसे कि बताया कि उनके मार्क्स खरीद ले जाते हैं। मैं ये समझना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, उनको किस तरीके से शिक्षा दी जाती है? फिर मैम एक्चुअली अगर देखा जाए तो बच्चे जो गांव से आते हैं, दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, तो इनके माँ बाप बहुत गरीब होते हैं। एक्चुअल में वो अगर देखा जाए तो अगर हमने 12 घंटे की क्लास रखी है तो वो कुछ नाश्ता थोड़ा बोरा लेकर के नाश्ता लेकर के बैठ जाते हैं, 12 घंटे लगातार बैठे होते हैं,
ये देखते हैं कि कोई टॉपिक ना उनका मिस हो जाए, कोई ऐसी चीज ना मिस हो जाए कि वही एग्जाम में आ जाए। ऐसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए एक रूम में 3-3 लोग रहते हैं ताकि उनका किराया बच जाए। बिल्कुल माफी जी, शिव गोपाल जी मैं आपसे माफी चाहूंगी, समय की बहुत कमी है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और हम लगातार जो है मैं इस घोटाले की बात कर रहे थे, जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ भी कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ ही है, जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। सीधे आपको ले चलते, यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें गन्ना मंत्री सुरेश राणा क्या कुछ कह रहे हैं। कैसा संकट था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना से, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में एक भी दिन शुगर मिलों का संचालन बंद नहीं हुआ। हमने लगातार पिराई सत्र जारी रखा। किसान भाइयों का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने पूरा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया और उत्तर प्रदेश में 23 जून तक शुगर मिलों को चलाया गया, जो अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। गन्ने के उत्पादन में भी एक भारी परिवर्तन देखने को मिला। मैं आपसे आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूं कि यदि मैं 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 5720 लाख मीट्रिक टन था, 5720 लाख। फिर मैं 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 8475